जी तो आज हम स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड चैप्टर नंबर 3 और इसका पेज नंबर है 36। लेकिन लास्ट जो हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था उसके अंदर एक दो बातें डिस्कस करने वाली रह गई थी, तो इसको पहले दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पर हमने एक तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये कोई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई इतना अच्छा बना हुआ, तो ये मैंने नेट से ना इसकी सर्च किया था, ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इसकी बहुत अच्छी पिक्चर मुझे नज़र आई, मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, आपको भी मिल जाएगी नेट से। जी ये देखिए, ये है जी, आप देखें ये ज़्यादा परफेक्ट स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देखिए कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस जो है वो अलग-अलग आपको बड़ी तरतीब के साथ जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं, और इनकी एक 3 डायमेंशनल जो स्पेस के अंदर इनकी अरेंजमेंट है, दैट इज़ कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। Every sodium ion is surrounded by 6 chloride ion and every chloride ion is surrounded by 6 sodium ions। और ये बहुत परफेक्ट स्ट्रक्चर है, नेचर के अंदर इसी तरह से मौजूद है, और this is very strong electrostatic force of attraction between ions, and that is why the melting point of sodium chloride जो है मेल्टिंग पॉइंट वो 700 के करीब, 701 डिग्री या 700 डिग्री, सॉरी 800 डिग्री के करीब, 801 या 801 डिग्री जो है वो टेम्परेचर होता है इसका, जिस पे जाके नमक जो है वो पिघलता है। ठीक है, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर भी है ये इसी तरह की, तो ये सिर्फ ड्रा करने का है थोड़ा सा डिज़ाइन, बाकी शेप आपको समझ आ गई होगी, और ये आप बहुत इजीली अगर थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करें तो घर में भी बना सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात जो थी वो रह गई थी इसमें, जो डिस्कस करने वाली थी वो थी ब्रोमाइड आयन की। तो ब्रोमीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 35, वो मुझे उस दिन याद नहीं था तो मैं थोड़ा सा मुझे हो गया, लेकिन ये बात तो कंफर्म थी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 35 है। एटॉमिक नंबर 35 का मतलब इलेक्ट्रॉन भी 35, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 आ गए, और तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन जब आएंगे तो ये हो जाएंगे 18 + 10 28 इलेक्ट्रॉन। तो चौथा जो शेल होगा इसका, फोर्थ शेल, उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ताकि 35 पूरा हो जाए, और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन और एक्वायर कर लेगा तो ब्रोमीन जो है वो ब्रोमाइड आयन बन जाएगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो आयनिक बॉन्ड बना लेगा। तो ये तो हो गई ब्रोमीन की बात। उसके बाद आप ये देखिए, ये सोडियम आयन की भी शक्ल उन्होंने अलहदा से समझाई हुई है कि एवरी सोडियम आयन इज़ सराउंडेड बाई 6 क्लोराइड आयंस, और ये ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जो है वो उन्होंने उसको घेरा हुआ है। इसी तरह हर क्लोराइड आयन को भी सोडियम आयन इसी तरह से 6 तरफ से घेर लेता है। कैल्शियम क्लोराइड में थोड़ी सी डिफरेंट है शक्ल, तो इसमें आप देखिए कि हर कैल्शियम आयन जो है उसको 2 क्लोराइड आयन के साथ उसका बॉन्ड बन रहा है, और ये तमाम आयन इसमें भी इसी तरह से हैं कि हर कैल्शियम आयन को के गिर्द जो है वो क्लोराइड आयन है, और हर क्लोराइड आयन जो है वो भी कैल्शियम आयन के साथ बॉन्ड बना रहा है। और इसकी भी स्ट्रक्चर जो है आपको थोड़ी सी डिफरेंट है उससे, लेकिन क्रिस्टल की स्ट्रक्चर इसकी भी क्यूबिक है, क्यूबिक तो नहीं है सॉरी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ और है, ये गालबन ऑर्थोरोम्बिक या इस तरह की है, लेकिन बहरहाल वो भी हमारे कोर्स में नहीं है।
अब हम आ जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? ये बॉन्ड ऐसा बॉन्ड है जो कि शेयरिंग से बनता है। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आयनिक बॉन्ड द एटम्स लोअर देयर एनर्जी, यानी वो स्टेबल हो जाते हैं बाय द ट्रांसफरेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है एंड दस एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस। जो उनके करीबी, यानी जैसे ब्रोमीन की अभी हमने बात की, उसका एटॉमिक नंबर था 35। जब उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हो गई 36। और 36 इलेक्ट्रॉन्स किस में होते हैं जी? आर्गॉन में। उसका भी जो है, नहीं सॉरी, आर्गॉन नहीं, आर्गॉन तो 18 है। तो ब्रोमीन के गिर्द होगा हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन होगा, यस, क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन विल बी 36। और इसी तरह से तमाम जो एलिमेंट, तमाम कह लें या मोस्टली, वो इसी तरीके से अपने आप को स्टेबल बनाते हैं। हाउएवर इट इज़ नॉट द ओनली वे बाय विच एटम्स कैन लोअर देयर एनर्जी। सिर्फ ये एक तरीका नहीं है कि इलेक्ट्रॉन अपने बराबर कर लें वो नोबल गैस के। सम एटम्स डिक्रीज देयर एनर्जी बाय म्यूचुअली शेयरिंग। म्यूचुअल का मतलब होता है दो तरफा, यानी दोनों ने शेयर किया देयर इलेक्ट्रॉन्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लें। This can be explained as follows. When two atoms approach each other in order to form a bond, जब वो एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं, they undergo important changes in their energy. उनकी एनर्जी में तब्दीली आ जाती है, बड़ी अहम तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। द इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू वन एटम विल कम अंडर द अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। तो जो एक एटम के इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे एटम के न्यूक्लियस के असर के यानी अट्रैक्शन, उसकी अट्रैक्शन के असर के अंदर तहत आ जाते हैं। दिस इज़ द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द एनर्जी। और ये फोर्स, याद रखिए, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये एनर्जी को लोअर करती है। जो रिपल्शन की फोर्स है वो एनर्जी को हाई कर देती है किसी भी एटम की। The electrons and the nucleus of one atom will also repel the electrons and the nucleus of the other atom. अब इसमें आप देखें, गौर करने की बात यह है कि समझाना वो ये चाह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उसका अपना एटम का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट कर रहा है और दूसरे एटम जो उसके करीब आया उसके न्यूक्लियस भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी ऐसे ही होता है। तो चार किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो जाती हैं। आप और करके देख लें, चार बनेंगी। एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम के इलेक्ट्रॉन को दोनों न्यूक्लियाई खींच रहे हैं अपनी तरफ और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को भी खींच रहे हैं। तो दो और दो चार किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस पैदा हो गई, यानी खींचने की कशिश, कुव्वत कशिश, कशिश मकनत, उसकी जो न्यूक्लियस की कशिश है जिसे हम अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। उसके बाद रिपल्शन की फोर्स भी होगी। वो कौन सी होगी? एक एटम के इलेक्ट्रॉन की दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्ज नेगेटिव है, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, परे फेंकेंगे, दफ़ा करेंगे। इसी तरह दोनों एटमों के न्यूक्लियस वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो चार किस्म की अट्रैक्शन हो गई, दो किस्म की रिपल्शन हो गई। ठीक है, तो अब कौन सी फोर्स ज़्यादा हुई? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुई। दिस इज़ द न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लोअरिंग द एनर्जी। तो ये जो नेट फोर्स है, विच इज़ नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर making the bond. The electrons and the nucleus of one atom will also repel the electrons and the nucleus of the other atom. This is the force of repulsion and will obviously increase the energy. उससे एनर्जी बढ़ जाती है रिपल्शन से। द टू एटम्स विल ब्रिंग themselves at such a distance so that the attractive forces dominate the repulsive forces. चार किस्म की अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और दो किस्म की रिपल्सिव फोर्सेस हैं। द टोटल एनर्जी एट दिस डिस्टेंस विल बी मिनिमम एंड दस ए स्टेबल मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड। तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस के ज़्यादा होने की वजह से सिस्टम स्टेबल हो जाएगा, मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड बना देगा और मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक
कोवेलेंट बॉन्ड इज़ देयरफॉर, अब डेफिनेशन आ गई, इज़ ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइडेड बाय द बॉन्डेड एटम्स। तो दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दिया, एक दिया या दो दिया या तीन दिए, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड, वो आगे हम एग्जाम्पल में भी देखेंगे। तो दोनों के मिलने से जो है बॉन्ड पेयर बनेगा। एक बॉन्ड पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एटम देता है, एक दूसरा एटम देता है। बाज़ औक़ात वो दो दो मिल के भी दो बॉन्ड पेयर बना के डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तीन तीन अगर देंगे तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अब उससे क्या होगा, दिस इज़ कॉल्ड ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब एक एक इलेक्ट्रॉन दिया। इन सम कंपाउंड्स द एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म ए डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इन द सेम वे एटम्स कैन शेयर 3 इलेक्ट्रॉन्स ईच टू फॉर्म ए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर तीन तीन देंगे तो ट्रिपल बनेगा, दो दो देंगे तो डबल बनेगा। डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स हैव 2 and 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स रिस्पेक्टिवली विच आर म्यूचुअली शेयर्ड बिटवीन द 2 एटम्स। तो ये यहाँ तक एक बात मैं आपसे करूँगा कि बात ये है कि इलेक्ट्रॉन की तादाद तो वही है, तो उनका ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा, ये सवाल पैदा होता है। दोनों के पास इलेक्ट्रॉन कम थे जिसकी वजह से उन्होंने शेयर किया, तो शेयर करने से क्या ऐसी तब्दीली आई कि दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि मिसाल के तौर पे आप क्लास में बैठते हैं, पेपर दे रहे होते हैं या टेस्ट कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात एक बच्चे के पास कोई चीज़ मसलन पेंसिल नहीं होती या कोई इरेज़र नहीं होता, शार्पनर नहीं होता, तो अब वो क्या करता है, वो अपने दोस्त से मांगता है। तो वो दोस्त उसको, फ्रेंड उसको जो है वो दे देता है या दे देती है, और वो थोड़ी देर बाद वो कहता है मुझे भी दो वापस, मुझे भी ज़रूरत है, मैंने भी काम करना है। अब वो चीज़ एक ही होती है लेकिन शेयर कर रहे हैं, तो शेयर करने की वजह से वो एक चीज़ असल में दो बन गई हैं, क्योंकि वो दोनों की ज़रूरत पूरी कर रही हैं। वो बाज़ औक़ात बाज़ स्टूडेंट्स इतने वो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि मसलन मार्कर की या रिमूवर की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जिस वक्त उसको ज़रूरत होती है वो उसको इशारा करता है, वो उसको पकड़ा देता है, जब वो उसको ज़रूरत पड़ती है उसको पकड़ा, तो वो बार बार वो एक्सचेंज हो रहा होता है। टीचर भी बाज़ औक़ात मना कर देते हैं या तंग आ जाते हैं कि ये क्या आप बार बार कर रहे हैं ऐसे, लेकिन बहरहाल उसमें म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से वो दोनों की ज़रूरत पूरी हो रही है, तो वो एक चीज़ की दो बन गए। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स चूँकि बहुत ही तेज़ी से हरकत करते हैं, क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो इस वजह से वो उनके ऑक्टेट कंप्लीट करने का बायस बनते हैं और उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी पैदा करने का बायस बनते हैं और बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सिंगल लाइन, डबल कोवेलेंट बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाई 2 लाइन्स, 2 लाइनों से शो करते हैं जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल, 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में 3 लाइनें होंगी रिप्रेजेंटेड बाय 3 लाइंस, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 बॉन्ड पेयर होंगे। द म्यूचुअली शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में बी शोन बाय ए डॉट और ए क्रॉस। अब ये जो है इनको डॉट से भी शो करते हैं, क्रॉस से भी शो करते हैं, और डॉट एंड क्रॉस की तरह की फॉर्म में फार्मूला की शक्ल में भी शो करते हैं, आपकी बुक में बने हुए हैं। एक वो इसका मकसद ये होता है, होते तो इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही हैं लेकिन ये बताना मकसद होता है कि ये इलेक्ट्रॉन जो डॉट वाले हैं ये एक एटम की तरफ से आए हैं और क्रॉस वाले दूसरे एटम की तरफ से आए हैं। तो जो है खाली डॉट भी शो कर सकते हैं और डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में भी शो कर देते हैं, ये बताने के लिए कि इतने इलेक्ट्रॉन इस एटम से आए और इतने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम की मदद से आए, ये वाज़े नज़र आ जाता है उसमें। The formation of a single, double and triple covalent bonds in different molecules is explained in the examples. तो एग्जाम्पल में नीचे हम देखते हैं, इसमें ये देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन की एग्जांपल दी है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर किया, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना। अब देखें इसको रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं, एक है डायग्राम, दूसरा आप देखिए डॉट एंड क्रॉस, और तीसरा है लेविस स्ट्रक्चर जिसमें डैश लगा दी गई है। ठीक है, इसे लेविस डायग्राम भी कहते हैं। दूसरा क्लोरीन है, आप देखिए इनके वेलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए इनके दरमियान, और उसकी डायग्राम भी, स्ट्रक्चरल फार्मूला या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी शो कर दी, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी है और लेविस डायग्राम भी है। ऑक्सीजन है, उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट से,
तो दो 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 ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और लोन पेयर भी आप देखिए क्लोरीन में भी शो हो रहे हैं। हाइड्रोजन में कोई लोन पेयर नहीं था, यानी जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में हिस्सा ना लें। और क्लोरीन में 3 लोन पेयर हैं और एक बॉन्ड पेयर है। और ऑक्सीजन में आप देखिए 2 लोन पेयर हैं दोनों एटम्स पर और डबल कोवलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है जी, 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 3 ही शेयर करेंगे ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब एक लोन पेयर बचा दोनों के पास एक एक और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये हो गए एग्जांपल्स। एक्सरसाइज को देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, तो कौन सी किस्मों के एलिमेंट जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो यही सवाल आयनिक बॉन्ड में भी आया था, तो वहाँ हमने ये समझा था कि जिन एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है, कुछ एटम्स हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करते, तो वो कुछ साइंटिस्ट ने और भी कुछ फार्मूले बनाए हैं, ऐसे रूल्स बनाए हैं जिसमें वो फॉल नहीं करते वो ऐसे, या वो उसके मुताबिक फिर वो भी जो है वो उसको फॉलो करते हैं उस रूल को। लेकिन जो सादा रसूल यही है कि ज़्यादातर एटम्स जो हैं वो जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं ट्रांसफ़र से, और जिनका उससे कम होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और ये ज़्यादातर नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, नॉन मेटल के साथ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मेटलॉइड्स भी और मेटल्स भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम एन आयनिक बॉन्ड। तो ये तो हम बार बार बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बनता है ट्रांसफ़र से और कोवेलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दी है जी वाटर की। वाटर जो है मॉलिक्यूल, इसमें आप देखिए 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, और ये शेयरिंग के ज़रिए ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ईच हर एक के साथ बनाया, और 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर तो ये अपना ऑक्सीजन ने भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, हाइड्रोजन के भी मुकम्मल हो गए। तो इसमें कोई ऐसी बात अगर आपको मुश्किल लगे तो आप पूछ सकते हैं, ये साफ़ नज़र आ रहा है। आप देखिए कि एक हाइड्रोजन ने दिया, एक ऑक्सीजन ने उसके साथ शेयर किया, दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्सीजन के साथ शेयर करके 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए कार्बन के पास जो है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, 2 ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके तो अपनी कमी पूरी कर लेगा। ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन जो है उसके साथ 2 शेयर करके अपने इलेक्ट्रॉन और डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो है 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और आप ये देखिए नीचे लेविस स्ट्रक्चर में वाज़ेह समझ आ रही है, डॉट एंड क्रॉस में भी समझ आ रही है। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, और कार्बन जो है उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। अमोनिया में देखिए, अमोनिया के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन उसने 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए, और नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर बचा, और ये इनकी स्ट्रक्चर्स। तो इन स्ट्रक्चर्स को आपने सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि आपने अपनी कॉपी में इनको समझ के और ख़ुद ड्रा करने की प्रैक्टिस भी करनी है। फिर इसको मिलाएं बुक के साथ, देखें कहाँ डिफरेंस आता है। आपको जितनी बात समझ आई होगी उतना आपका अच्छा बनेगा, ठीक बनेगी स्ट्रक्चर। और जहाँ आप को ऐसे लग रहा होगा कि मुझे सारा आता है, तो जहाँ आपको नहीं समझ आई होगी वो फ़र्क होगा, वो फिर आपको पता लग जाएगा, तो फिर आप वो भी सीख लेंगे। ठीक है, तो इसको आदत बनाएं अपनी। केमिस्ट्री पढ़ते हुए कोई भी सब्जेक्ट है उसके अंदर इस किस्म की जो चीज़ें, इनको लाजमी किया करें, प्रैक्टिस किया करें। और जब आप ये काम करते हैं तो आपको फिर पता चलता है कि मुझे सही अब समझ आई है। खाली पढ़ने से ये चीज़ें ज़हन से निकल जाती हैं। उसके बाद देखिए मीथेन आपको पहले से चैप्टर से बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा कि ये क्या चीज़ है। जो घरों में हम गैस इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस, वो जो हमारे घरों में आती है, सिलेंडर वाली गैस नहीं, सिलेंडर में और गैस होती है, उसमें अगर होगी भी तो ये गैस बहुत, इसकी परसेंटेज बहुत कम होगी। जो नेचुरल गैस है जो हमें पाइप्स के ज़रिए से और जो अंडरग्राउंड निकाली जाती है वो हासिल होती है, दैट इज़ मोस्टली मीथेन। तो इसमें भी कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है,
4 हाइड्रोजन्स के साथ ये 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, 4 यानी तादाद में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन के डुप्लेट कंप्लीट हो गए। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला भी आ गया, डॉट एंड क्रॉस भी और लेविस स्ट्रक्चर भी। इथीन का फार्मूला देखिए C2H4। इथीन भी एक गैस है, इसमें कार्बन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है और हाइड्रोजन को डुप्लेट। तो आप ये देखिए किस तरह से कंप्लीट कर रहे हैं कि कार्बन ने आपस में डबल बॉन्ड बना लिया, पीछे इसकी कमी रह गई 2 इलेक्ट्रॉन की, तो वो दो हाइड्रोजन के साथ दोनों कार्बन मिलके 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और इनके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए दोनों कार्बन के, और हाइड्रोजन का डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद है जी मेथेनॉल। मेथेनॉल एक अल्कोहल है जो कि स्पिरिट के अंदर हल की जाती है। स्पिरिट क्या होती है? वो एथेनॉल होती है, इथाइल अल्कोहल होती है, जो कि ये ड्रिंकिंग के लिए अल्कोहल इस्तेमाल भी की जाती है। तो उसी के अंदर जब मेथेनॉल मिक्स कर देते हैं, तो वो क्यों मिक्स करते हैं? क्योंकि ये एक पॉइज़न है, ये पहले भी शायद आपको बात बताई थी। तो चूँकि एथेनॉल जो है वो स्पिरिट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं, एंटीसेप्टिक है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, लेकिन उसमें हमारे मुल्कों में ये ख़तरा होता है कि चूँकि ये इसके पीने पर पाबंदी है और वैसे भी जो है वो हमारा मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता कि हम इसे पिएं, इस्तेमाल करें, मना किया हुआ अल्लाह ताला ने। तो उसको रोकने के लिए इसके अंदर ये पॉइज़न मिलाया जाता है ताकि इसे कोई पिए ना। तो ये मेथेनॉल है जो कि पॉइज़न होता है, इसको पीने से, ज़्यादा मिकदार में पीने से डेथ भी हो सकती है, और अगर थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया है, बॉडी में गया है, तो वो भी आँखों के लिए, बीनाई के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, ब्लाइंड हो सकता है इंसान। तो इसका फार्मूला देखिए CH3OH। तो इसमें भी ऑक्सीजन जो है ये क्या है, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इसने 2 तरफ बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए। एक तरफ उसने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया अपना, और दूसरी तरफ कार्बन से मिलाकर अब बॉन्ड बना के उसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। और कार्बन ने 3 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। बाकी हाइड्रोजन्स के तो डुप्लेट कंप्लीट हो गए। तो ये इसका जो है आपको लेविस स्ट्रक्चर और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी समझ आ गया। आगे हैं जी एक्सरसाइज की स्ट्रक्चर्स मैं आपको दिखा देता हूँ। आखिरी बात पढ़ लेते हैं। इट इज़ क्वाइट क्लियर फ्रॉम द एग्जांपल्स शोन अबव दैट आफ्टर म्यूचुअली शेयरिंग देयर इलेक्ट्रॉन्स द बॉन्डेड एटम्स एक्वायर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैसेस। नियर नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शेयरिंग करें या ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन करें, वो उनके बराबर हो जाती है, उसके एटॉमिक नंबर की तादाद या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, तो वो स्टेबल हो जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। एक टॉपिक और छोटा सा है, इसको भी ख़त्म करके फिर मैं ये आपको ये एक्सरसाइज की एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ। पिक्चर्स नेट पे आप भी देख सकते हैं, मैंने भी डाउनलोड वहीं से किए हैं, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, बस इसकी बॉन्डिंग को थोड़ा सा समझना है हमने। जी, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड की 2 किस्में बुनियादी, एक तो पहले हमने 3 किस्में पढ़ी, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल, ट्रिपल, वो है विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब है उसकी पोलैरिटी के हिसाब से, उसके ऊपर चार्ज जो है उसके पोल्स पर आता है या नहीं आता। तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होगा जिसके बॉन्ड के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हमें नज़र आएंगे। कंप्लीट तो नहीं होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव जैसे आयनिक बॉन्ड में होते हैं, लेकिन पार्शियल हम उसे कहते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, जैसे डेल्टा साइन से भी शो करते हैं। व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म बिटवीन 2 आइडेंटिकल एटम्स, दोनों बराबर के हैं, तो फिर तो वो उसके ऊपर चार्ज नहीं आएगा। वजह क्या है कि हर एटम जो है वो उस बॉन्ड पेयर को बराबर ताकत से अपनी तरफ खींचेगा। तो वो जैसे आपने कभी टग ऑफ वार वाली गेम देखी होगी या स्पोर्ट्स देखी होगी, एक तरफ टीम के 8 या 10 खिलाड़ी खड़े होते हैं या 11 खिलाड़ी, और दूसरी तरफ भी अगर वो बराबर एक दूसरे को खींच रहे हैं रस्से से, तो वो रस्सा जो है वहीं पे रहेगा अपनी जगह पर। फिर आखिर फ़ैसला तो होना होता है, फिर जिसकी टीम का कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, उन्होंने प्रैक्टिस भी की होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता खींच के अपनी तरफ ले जाते हैं। तो
इसमें भी वही उससे मिलती जुलती सूरत हाल है कि दोनों एटम जो हैं वो बॉन्ड पेयर को खींच रहे हैं। अब दोनों अगर एक ही जैसे हैं तो जाहिर है कि उनकी ताकत बराबर होगी, तो वो बॉन्ड पेयर जो है वो किसी की तरफ नहीं जाएगा बल्कि उन दोनों के दरमियान ही हरकत करेगा, करता रहेगा, मूव करता रहेगा। और वो क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो ऐसा बॉन्ड जो है वो उसके ऊपर कोई पोल नहीं आएगा, क्योंकि क्लाउड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। क्लाउड अगर ज़रा सा किसी एक तरफ झुकता है तो उधर पार्शल नेगेटिव, हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी तरफ हल्का सा पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ये चूँकि दोनों बराबर हैं तो ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। और ये किन में होता है? ये आइडेंटिकल यानी एक जैसे एटमों के बॉन्ड में बनता है। जैसे N2 है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन O2 है, हाइड्रोजन है H2, तो दोनों एक जैसे मॉलिक्यूल हैं। The shared pair of electrons lies at the middle of the two bonded atoms. This gives rise to a pure covalent bond which is essentially non-polar in character. तो वो non-polar होता है. For example, covalent bonds in hydrogen and chlorine molecules are non-polar in nature. हाइड्रोजन में भी दोनों हाइड्रोजन है, क्लोरीन में दोनों क्लोरीन है, तो वो नॉन पोलर है। कंट्रेरी टू दिस, इसके बरखिलाफ, when a covalent bond is formed between two non-identical atoms, दो मुख्तलिफ है, मसलन एक H है एक Cl है, तो जाहिर है Cl जो है ये बड़ा एटम भी है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इसकी बॉन्ड पेयर को खींचने की ताकत जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ये अपनी तरफ ज़्यादा खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, तो उसके नतीजे में उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा बॉन्ड क्या बन जाएगा? पोलर कोवलेंट। उस पर पोल्स बन जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स bend towards the atom which has more electronegativity. As a result, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या चीज़ होती है? ये इसका ज़िक्र आगे ले ग़ालिबन चैप्टर में आएगा, तो ये आपके लिए लफ्ज़ हो सकता है नया हो। ये किसी भी एटम की, याद रखें, वो ताकत है, वो एबिलिटी है जिसकी मदद से वो इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर को या इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। एज ए रिजल्ट ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड एन इक्वल partial positive charge is created on the less electronegative atom. A polar covalent bond is thus formed. Polar बनेगा bond. For example, in HCl molecule, the shared pair of electron bends towards the more electronegative chlorine atom. तो shared pair जो इनके दरमियान बनेगा H और Cl के, उसमें जो बॉन्ड पेयर है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा झुक जाएगा, उधर ज़्यादा रहेगा, थोड़ा वक्त जो है वो हाइड्रोजन की तरफ आएगा, creating a partial negative charge on it, किस पर? क्लोरीन पर। The covalent bond present in HCl molecule is thus a polar covalent bond, H और Cl. Similarly, the covalent bonds present in water are also polar covalent bonds. तो वाटर की स्ट्रक्चर को भी आप देखें कि इसमें भी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और दो हाइड्रोजन जो है उन पर पार्शियल पॉजिटिव आता है। और ये वाटर के जो पोलर मॉलिक्यूल होना है और इसकी वजह से जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि अल्लाह ताला ने पानी के अंदर कैसी कैसी खसूसियात रखी हैं कि पूरी जो दुनिया की जो लाइफ है वो इसके ऊपर जो है वो ये उसको सस्टेन करने का, उसको कायम रखने का बायस है। ठीक है, तो इसको जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो हम ज़्यादा इसको समझेंगे। तो अब मैं आ जाते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ वो जो तस्वीरें रह गई थी, एग्जांपल्स, वो तस्वीरों की शक्ल में मैंने बताई थी, आप बताना थी। ये है ये वाली SiH4 PCl3 SO2 और SO3, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और साइलेन, ये गैसें हैं ज़्यादातर। और इनके स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं जी, कहाँ पर है। जी ये देखिए, ये जिस तरतीब कोई ख़ास मैंने नहीं रखी हुई ज़हन में, तो जिस तरतीब से भी सामने आए तो
कर लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर देख लें, और ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड SO3। सल्फ़र के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चूँकि ये ऑक्सीजन के ग्रुप में ही शामिल है। ऑक्सीजन के भी 6 थे और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से आप देखिए कि ये सल्फ़र 3 बॉन्ड बना रहा है, और 4 4 8 4 12। हाँ, ये देखें, इसमें फ़र्क है। ये क्या वजह है? यहाँ पे ऑक्टेट आप देखिए ये फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। बाकी ऑक्सीजन के तो ऑक्टेट कंप्लीट नज़र आ रहा है कि उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो शेयर करके अपना ऑक्टेट तीनों ऑक्सीजन ने कंप्लीट कर लिया। लेकिन सल्फ़र का मामला जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि वो आप देखें ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर रहे। 4 और 4 8 और 4 12 इलेक्ट्रॉन इसमें नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग है। इसको फिर मैं मज़ीद आपको देख के बता सकूँगा कि ये क्या वजह है। अच्छा, सल्फ़र डाइऑक्साइड में देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड में सल्फ़र के पास वही 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से उसने अच्छा, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे एक नई बात है जो कि इस चैप्टर और इस आपके कोर्स से थोड़ी सी ज़रा अगले स्टेप की है, अगली हाई क्लास की है, क्योंकि इसमें सल्फ़र के उसी तरह 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब सल्फ़र जो है ये कभी एक ऑक्सीजन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, दूसरे के साथ सिंगल बनाता है, और कभी एक से बनाता है, कभी दूसरे से बनाता है, कभी दोनों के साथ बनाता है। तो बहरहाल ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करता है, लेकिन ये इसकी कभी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, कभी नहीं होता। और ये इसको कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस में ये होता है कि वो अपना चेंज करता रहता है, कभी बॉन्ड कभी बना लेता है, कभी तोड़ लेता है, कभी दूसरे से बना लेता है। तो ये चीज़ जो है, चूँकि आपके कोर्स में नहीं है, तो इसलिए मैं भी इसको डिटेल में नहीं जाता। लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर, फाइनल स्ट्रक्चर है, ये जो बिल्कुल आखिर में यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ये नीचे वाली दाएं तरफ 6 नंबर की, तो यही आप स्ट्रक्चर अभी ज़हन में रखें। बाकी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो भी इसकी बनती हैं, लेकिन ये चूँकि एक जगह पे रहता नहीं है, ये कभी कुछ शक्ल इख्तियार कर लेता है, कभी कुछ, कभी एक एटम ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेता है, दूसरे से सिंगल, कभी पहले वाले के साथ सिंगल डबल, फिर दूसरे के साथ सिंगल, कभी दोनों के साथ डबल। तो ये चेंज होता रहता है। तो आप सिंपल यही स्ट्रक्चर याद रखेंगे, जिसमें एक सल्फ़र जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, और इनके लोन पेयर आपको नज़र आ रहे हैं। सल्फ़र के ऊपर 2 डबल बॉन्ड है, सॉरी, सल्फ़र के ऊपर 1 लोन पेयर है, और ऑक्सीजन दोनों के ऊपर 2 लोन पेयर है। उसके बाद है जी सल्फ़र डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर, फिर ये आ गई डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो इसमें भी आप देखिए कि एक तरफ डबल बॉन्ड, एक तरफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और 1 लोन पेयर सल्फ़र के ऊपर। लेकिन ये मैंने आपको बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही रहे। थोड़ी देर बाद ये बाएं तरफ वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा, और दाएं तरफ वाले के साथ सिंगल बनाएगा। तो ये चेंज होता रहता है। उसके बाद PCl3 में देखिए, इसके 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्लोरीन के साथ बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। क्लोरीन के पास को एक चाहिए, वो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड ही बनाता है। हर क्लोरीन एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और फास्फोरस 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और 1 लोन पेयर भी उसके पास मौजूद है। सिलिकॉन कार्बन के ग्रुप में है, कार्बन के 4 थे वैलेंस शेल में, इसी तरह सिलिकॉन के भी 4 हैं। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना के तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, और हाइड्रोजन जो है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। तो ये तो हो गई इनकी बात। अब जो ये बात थी, मैंने आपको बताया था इसीलिए कि सारे एटम्स जो हैं ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, ये ज़हन में रखें। तो वो जो कभी बॉन्ड कभी चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी सिंगल कभी डबल, तो वो एक अलग फिनोमिना है जो कि
नेचर में पाया जाता है। साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने भी ये आखिर में ये बात तस्लीम की है, और इस बुक में, आपकी बुक में भी गालिबन ये बात लिखी हुई है कि सारे एटम ज़रूरी नहीं है सारे बॉन्ड ऑक्टेट रूल को फॉलो करें, लेकिन ज़्यादातर जो है वो उसी को फॉलो करते हैं। और भी बहुत से फिनोमिना हैं नेचर के अंदर जिसकी बिना पर बॉन्ड बनते हैं एटम्स के दरमियान। एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड भी बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड भी बनता है, और 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी हों तब भी बॉन्ड बन जाता है। BF3 की एग्जांपल भी आपको अगर याद हो मेरा ख्याल है, या ये आगे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में आएगी। तो ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा हम ये कहेंगे कि ज़्यादातर एटम्स जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बॉन्ड्स बन सकते हैं। तो वो फिर रेजोनेंस फिनोमिना है, और अगली हायर क्लासेस में आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज का भी हमारा टॉपिक यहाँ तक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को, और वो जो रेजोनेंस है उसको मैं दोबारा से मज़ीद इस तरह से देख के आपसे फिर आइंदा मुखातिब होऊंगा कि आपको कुछ मेरी बात समझ भी आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हो सकता है कई बच्चों को ये बात समझ ना आई हो। तो बहरहाल आज तक हमारा टॉपिक कंप्लीट है। कोवलेंट बॉन्ड तक अगर किसी ने कोई बात पूछनी हो तो वो आप क्वेश्चन में, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।